वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक के पाठ शब्द निर्माण के अंतर्गत आने वाला तीसरा टॉपिक समास यानी कि कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आपने शब्द निर्माण के अंतर्गत पहले उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा, तो अब ये आइए हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, समास। तो सबसे पहले देखिए समास किसे कहते हैं। समास जो होता है ये इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, उसका हम संक्षेपीकरण करते हैं, उसको संक्षेप में जो लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप ये जो येलो बॉक्स में लिखी है इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आइए इसके दो चित्रों में देखिए क्या लिखा है। डाक के लिए गाड़ी। तो आपने देखा ये जो लिखा है डाक के लिए गाड़ी, ये क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है ये, और इसको हमने जो नया शब्द बनाया है इनके मेल से वो क्या बना है? डाक गाड़ी। उसके बाद दूसरे चित्र में के देखिए क्या लिखा है? घोड़ों की दौड़। क्या लिखा है इसमें? घोड़ों की दौड़। अब ये जो घोड़ों की दौड़ है बेटा, ये आपके देखो कितने 3 शब्द हैं ये, मतलब एक या एक से अधिक शब्द हैं ये, और इससे बनने वाला नया शब्द क्या है हमारा? घुड़दौड़। तो ये घुड़दौड़ जो है ये हमारा क्या है? समासिक पद है। ये क्या है हमारा? समासिक पद। अब देखिए समास को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि इसमें समास पद क्या होता है, और समास पद को हम क्या बोलते हैं? समासिक पद भी बोलते हैं, ठीक है। एक हमें उत्तर पद के बारे में पढ़ना है और एक पूर्व पद के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। दो या दो से अधिक, क्या लिखा है यहाँ पे चित्रों के नीचे? दो या दो से अधिक पदों से इस प्रकार बने शब्द समास पद या समासिक पद कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद समास पदों के पहले पद को, इसमें जो हमारा जो समास पद बना है ना, ये वाला डाक गाड़ी, और दूसरी तरफ बना है घुड़दौड़, तो इसका जो पूर्व पद मतलब कि जो पहला शब्द जो है ना उसको हम बोलते हैं पूर्व पद। इस जो नए शब्द में जो पहला शब्द है हमारा वो कहलाता है पूर्व पद, और दूसरा शब्द जो होता है हमारा, जैसे दूसरा शब्द हमारा है गाड़ी, पहला शब्द हमारा था डाक, दूसरा शब्द है हमारा गाड़ी। तो पहला जो डाक है वो पूर्व पद है, और गाड़ी जो है वो क्या है? इसका उत्तर पद है। यानी कि जो पहला शब्द बनता है शब्द निर्माण में, जो नया शब्द समास विधि के द्वारा जो एक नया शब्द बनता है हमारा, उसका पूर्व पद जो होता है वो क्या कहलाता है? पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और जो बाद वाला जो शब्द होता है, पद होता है, वो कहलाता है आपका उत्तर पद, ठीक है। अब देखिए समासिक पदों को अलग अलग करना। अब ये जो समासिक पद जो होता है, ये जो हमारा डाक गाड़ी और घुड़दौड़ शब्द हैं, जब इनको अलग अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं समास विग्रह बोलते हैं, यानी उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। जो हमारा समासिक पद होता है या समास पद, समासिक पद और समास पद जो है वो एक ही चीज़ है। तो जब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, जब इसको हम विग्रह करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समास विग्रह। अब आगे देखिए क्या लिखा है विशेष में लिखा है, समास के दोनों या अन्य अधिक पद मिलकर, समास के दोनों या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं, मतलब कि वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब समास प्रक्रिया जब होती है तो उसके अंदर जो बीच में विभक्तियां लगती हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यानी कि जैसे हमने ये ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था ना, डाक के लिए गाड़ी, तो बीच में जो हमारा विभक्ति लगी थी ना, के लिए, तो उसका लोप हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम इनविजिबल कर देते हैं। दूसरी तरफ था घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़ में हमने की बीच में से उसका लोप कर दिया, तो वो घुड़दौड़ बन गया। तीसरा पॉइंट है हमारा, समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए समास के भेद। अब समास के भेद कितने हैं? समास पद जिन पदों के मेल से बनते हैं,
वे समस्त शब्द के खंड कहलाते हैं। उन खंडों की प्रधानता के आधार पर समासों के मुख्य 4 भेद हैं। अब ये जो हमारे समास हैं इसके मुख्य कितने इसके भेद हैं? 4 हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब इनके डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अब ध्यान से सुनना है आपको कि जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि पहला शब्द जो होता है अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का मतलब है कि इसमें आपको अव्यय शब्द मिलेगा। अव्यय भाव शब्द का अर्थ है अव्यय बन जाना। अब अव्यय आपको मालूम है, अव्यय क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं कि जिसमें आप लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको कहीं भी उसमें अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसको हम अव्यय शब्द बोलते हैं। तो शब्द के अव्यय बनने का अर्थ है कि उसमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब इसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास में कि जो पहला पद होता है, यानी कि इसका जो पूर्व पद होता है, ठीक है, इसके समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वो क्या कहलाता है? अव्यय होता है। वो क्या होता है? अव्यय होता है या वो उपसर्ग होता है। अब आपको इसकी क्या पहचान रखनी है कि जो अव्यय भाव समास का जो पूर्व पद होता है या तो वो अव्यय शब्द होता है या वो उपसर्ग लगा होता है। तो उससे आपको ये पहचान कर लेनी है, ये आपका अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए प्रत्येक। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है? प्रत्येक। अब इसमें देखो जब हमने इसको विग्रह करा तो प्रति प्लस एक करा, प्रति प्लस एक, है ना। तो इसको प्रत्येक में आपने क्या देखा? प्रत्येक, प्रति प्लस एक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रति, जो है क्या है आपका? उपसर्ग है। आज इसके अब देखिए जो जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये देखिए, इसमें आपने क्या नोट करेंगे आप, ये इसका जो पहला वाला जो पूर्व पद है वो क्या है? या तो वो उपसर्ग है या वो क्या है? अव्यय है। जैसे आज जन्म, आज जन्म में क्या है? आ जो है उपसर्ग है। उसके बाद अनजाने में क्या है? अन जो है वो उपसर्ग है। घर घर, ठीक है ना, घर घर, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें हर एक में नहीं होता, लेकिन आपने ज़्यादातर इसमें क्या मिलेगा आपको? उपसर्ग या अव्यय समास ही मिलेंगे। ठीक है, निस्संदेह में नी आपका वो है उपसर्ग, प्रतिवर्ष में प्रति आपका उपसर्ग है, बे काम में बे आपका उपसर्ग है। उसके बाद भर पेट में भर आपका क्या है? उपसर्ग है। यथाशक्ति में यथा आपका अव्यय है। यथा समय में यथा आपका वो है अव्यय है। हाथों हाथ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इनमें क्या है? पहला पूर्व पद आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होता है वहाँ आपके अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और जब इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह देखिए कैसे करना है। आज जन्म का विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। अनजाने का विग्रह होगा बिना जाने। घर घर का विग्रह क्या है? प्रत्येक घर। निसंदेह का विग्रह क्या है? संदेह रहित। प्रतिवर्ष का विग्रह क्या है? प्रत्येक वर्ष। बेकाम का विग्रह क्या है? बिना काम के। भरपेट का विग्रह क्या है? पेट भर कर। यथाशक्ति का विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार। यथा समय का विग्रह क्या है? समय के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दूसरी तरफ क्या है देखिए, आमरण। आमरण का विग्रह क्या है? मरण, मरण तक। दिनों दिन का विग्रह क्या है? दिन बे दिन। निडर का विग्रह क्या है? डर रहित। प्रतिदिन का विग्रह है दिन दिन। प्रत्येक दिन, इसको प्रत्येक दिन भी बोल सकते हैं। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन। प्रत्यक्ष का विग्रह है आंखों के सामने। बेखटके का विग्रह है बिना खटके के। मति, यथामति का विग्रह है मति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। बेघर, बिना घर के। तो ये थे सारे आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण। इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? नेक्स्ट आपका है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका क्या है? तत्पुरुष समास। अब इसमें आपने, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद गौण होता है। अब गौण का मतलब क्या होता है? कि जिसका महत्व कम होता है। ठीक है, गौण का मतलब होता है कि जिसका महत्व कम होता है, और उसका प्रधान का मतलब क्या होता है? कि जो मेन होता है। तो
तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है ना, बाद वाला शब्द जो होता है, समस्त पद का बाद वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है, उसका महत्व कम होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, और जो समस्त पद का पहला पद जो होता है ना वो संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। उसके बाद हथकड़ी, हथकड़ी मतलब कि हाथों में लगाने वाली कड़ी। तो इसमें आप देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका रसोई घर और हथकड़ी देख लिया आपने कि इसमें क्या है, घर। अब जब आप रसोई घर बोलते हैं, ठीक है ना, तो रसोई घर में घर जो है वो आपका प्रधान है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हथकड़ी में, हथकड़ी, कड़ी क्या होता है, जैसे ये जो कड़ी है ना, ये आपकी जो हाथ में लगाने वाली जो एक वो होता है कड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं हथकड़ी। तो ये देखिए, इसमें आपको हथ जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वो प्रधान नहीं है, कड़ी जो शब्द है वो प्रधान है। समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप तो हो जाता है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ पड़ा। समस्त पद बनाते समय तीनों पद में डूबा हुआ पद लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के, अब इसमें जितने भी हमारे कारक के चिन्ह है ना, विभक्ति चिन्ह जो हैं, वो सारे इसमें अलग अलग इसमें उदाहरण आएंगे। इसमें देखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जिस प्रकार कारक विभक्ति का लोप हो जाता है उसी नाम से समस्त पद पुकारा जाता है। अब इसके एक मिनट देखते हैं हम ध्यान से पूरे सारे। कर्म तत्पुरुष, सबसे पहले क्या है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। अब जहाँ पे पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, अब सबसे पहला, अब जितने भी हमारे कारक के भेद है ना, उसमें से केवल एक कर्ता को छोड़ के और एक हमारा संबोधन कारक को छोड़कर सभी के अंदर कारक चिन्ह में विभक्ति का लोप हो जाता है, उसी नाम से समस्त पद को पुकारा जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास देखिए, जहाँ पे पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, जहाँ पे पूर्व पद में, कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जहाँ पे पूर्व पद मतलब कि जहाँ पे पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब ये देखिए, मरणासन, मरने को पहुँचा हुआ, मरणासन का मतलब क्या है, मरने को पहुँचा हुआ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह आया ना इसमें को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हमारा पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जब हम इसे पूर्व पद लिखते हैं ना तो उसमें विभक्ति का लोप कर देते हैं। जैसे मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। सर्वगत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। गृहकट, गृह को काटने वाला। काशीगत, काशी को गया। गृहागत, गृहगत, गृह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो ये देखिए, इनमें सभी में को कारक की विभक्ति लगी हुई है और वो है कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट हमारा क्या है, करण तत्पुरुष, जहाँ पे पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है, जहाँ पे पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। स्वर रचित, स्वर से रचित। मन माना, मन से माना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। दयाद्र, दया से आद्र। मदमस्त, मद से मस्त। तो अब इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें करण कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो से लगा हुआ है, ठीक है। और जब हम पूर्व पद में क्या होता है कि करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष।
अब संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, इसमें समास, जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब देखो, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व पद में क्या है, इसमें आपका जो आपका संप्रदान कारक है के लिए जो है उसका लोप हो जाता है और विग्रह करने पर उसके अंदर कारक चिन्ह लगता है के लिए। ठीक है, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देव बलि, देव के लिए बलि, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, मार्ग वे, मार्ग के लिए व्यय, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब जो मार्ग वे है ना बेटा, ये क्रीड़ा क्षेत्र जो वर्ड था ना, क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, तो खेलने के लिए क्षेत्र। मार्ग वे, मार्ग वे का मतलब होता है खर्चा, तो मार्ग वे का मतलब हुआ कि मार्ग के लिए करने वाला खर्चा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ पे जब हमने विग्रह किया तो इसका विभक्ति चिन्ह आया संप्रदान का के लिए, और जब इसको हमने सबस पद में चेंज किया तो उसमें जो पूर्व पद है उसमें आपका विभक्ति चिन्ह का के लिए विभक्ति चिन्ह जो है संप्रदान का उसका लोप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है अपादान कारक। और अपादान कारक के बारे में भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है ना बेटा, कि अपादान कारक कौन सा होता है। अपादान में भी से ही आता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें से जो लगता है इसमें अलग होने की प्रक्रिया का पता चलता है कि अलग होने का भाव होता है इसमें। आपको बताया था ना मैंने कि कारक चिन्ह जो होता है अपादान में जो से लगता है उसका जो उसमें उसका भाव क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, इसमें डरने का भाव होता है। ठीक है ना, राम जो है वो सांप से डर गया, डरने का भाव हो गया, लज्जा का भाव हो गया। ठीक है ना, इस तरह के जो भाव होते हैं उसमें अपादान वाले उसमें आते हैं कारक में। तो इसमें देखिए हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ पे क्या होता है कि समास, इस समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति यानी कि अर्थात से का लोप हो जाता है, पृथकता का भाव होता है इसमें। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास होता है यहाँ पे। ये देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धर्म विमुक्त, धर्म से विमुक्त, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, धनहीन, धन से हीन, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन, भय मुक्त, भय से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला, पदच्युत, पद से च्युत, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ आपने क्या नोट किया कि जितने भी यहाँ पे समस्त पद हैं, समस्त पद में यहाँ के समस्त पद के पूर्व पद में आपने अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया, यानी कि अलग होने का भाव। इसमें कौन सा है, से पता चल रहा है कि अलग होने का भाव, इनके विग्रह करने से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ अलग होने का भाव है। ऋण से मुक्त, धर्म से ही विमुक्त। उसके बाद अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में देखिए यहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि समस्त पद के पूर्व पद में का के की, हमारा संबंध तत्पुरुष का संबंध का कारक का क्या है, हमारे कारक विभक्ति चिन्ह क्या है, का के की। ठीक है ना, का के की है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद का पूर्व पद होता है उसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, अमृत धारा, अमृत की धारा, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, गंगा तट, गंगा का तट, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, प्रजापति, प्रजा का पति, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, पराधीन, पर के अधीन, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राम भक्ति, राम की भक्ति, उद्योगपति, उद्योग का पति, भारत रत्न, भारत का रत्न, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, राजपुत्र, राजा का पुत्र, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़,
देव मूर्ति, देव की मूर्ति, प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, सेना नायक, सेना का नायक, लखपति, लाखों का पति। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ जो समस्त पद है वहाँ के उसके पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो गया और विग्रह करने पर उसके अंदर इसका विभक्ति चिन्ह लगाया जाएगा और उसको विग्रह किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष समास में भी अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह है में या पर। तो इसमें भी वही है कि इसके जो समस्त पद का पूर्व पद जो होता है उसमें में और पर का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आप बीती, आप पर बीती, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, कला निपुण, कला में निपुण। तो यहाँ आपने देखा कि जब इसका समस्त पद के पूर्व पद जो है उसके अंदर विभक्ति चिन्ह में और पर का लोप हो गया और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर उसमें हम में और पर को लगाकर उसका विग्रह करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला पेज देखिए। कानाफूसी, कानों में फुसफाहट, फुसफसाहट, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जग बीती, जग पर बीती, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, विचार मग्न, विचार में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दानवीर, दान में वीर, युद्ध में वीर, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, शरणागत, शरण में आगत, देशाटन, देश में अटन, धर्मवीर, धर्म में वीर। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपका देखिए क्या है, एकाधिक शब्दों का लोप, एकाधिक शब्दों का लोप। अब यहाँ पे क्या है, समास पद देखिए पहले। यहाँ पे समास पद है अश्रु गैस, अश्रु को लाने वाली गैस। उसके बाद दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। उसके बाद गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश, पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। और उसके बाद है न तत्पुरुष, न तत्पुरुष, जिस समास पद में पहला पद नकारात्मक, ये है आपका, ये आपका क्या है, ये पंचम वर्ण है आपका। ठीक है ना, न के बाद पंचम वर्ण है। ठीक है, चा छा जा झा यहाँ, जा छा जा झा यहाँ, तो ये आपका क्या है, पंचम वर्ण है। न तत्पुरुष, जिस समास पद में पहला पद नकारात्मक हो उसे हम न तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अकर्मण्य, अकर्मण्य, अधीर, नाधीर। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसका जो पहला पद होता है ना, पूर्व पद जो होता है वो नकारात्मक होता है, यानी वो उससे हमें निषय, नकारात्मक मतलब न का नहीं होने का भाव पता चलता है। अकर्मण्य, नाकर्मण्य, अधीर, नाधीर, अनादर, ना आदर, अनादि, ना आदि, असंभव, ना संभव, अज्ञान, ना ज्ञान, अजर, ना जर, अनहोनी, ना होनी, अनाथ, ना नाथ, अन्याय, ना न्याय, असत्य, ना सत्य, नास्तिक, ना आस्तिक। तो ये आपने देखा कि ये सब में आपने न यूज़ किया है, यानी कि नकारात्मक इनको दिखाया है पूर्व पद को। उसके बाद देखिए तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के कौन कौन से भेद हैं आगे से। तत्पुरुष समास के आपके हैं दो भेद, एक है आपका कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। अब तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है। अब जैसे कि आपको बताया था ना, पहला पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें कर्मधारय समास में क्या होता है, ये तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास के में पहला पद जो होता है
वो विशेषण और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अब विशेषण और विशेष्य तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बजाई जाती है। तो यहाँ पे पहला पद जो है वो विशेषण और दूसरा पद है विशेष्य, या फिर एक उपमान होता है और दूसरा उपपद जो है उपमेय होता है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। अब इसका विग्रह कैसे करा है? देखो इसमें पहला पद क्या है? नील। तो नील जो है वो नील, नील का मतलब नीला। कमल का मतलब कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल, नीला कमल। तो नीला है जो कमल। उसके बाद है नील गाय। अब नील गाय भी, नीली गाय, नीली है जो गाय। नील गगन, इसमें पहला पद क्या है? नीला, यानी कि ये विशेषण शब्द है। और उसके बाद विशेषता किसकी बता रहा है? ये गगन की। तो पहले वाले शब्द में नील कमल में विशेषता किसकी बताई जा रही थी? नीली, नीला कमल की। नील गाय में किसकी विशेषता थी? नीली गाय की। तो जिसकी हम विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो इसी तरह से है नीलांबर, नीला विशेषण और अंबर जो है विशेष्य है, और नीला है जो अंबर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सज्जन, ठीक है। सज्जन में सत आपका है विशेषण और जन का मतलब विशेष्य, जन विशेष्य है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सत्य है जो जन। नेक्स्ट आपका इसका विग्रह है सत्य है जो जन। अगला हमारा शब्द है मुख्याध्यापक। अगला हमारा शब्द है मुख्याध्यापक। तो मुख्य हमारा है विशेषण है, अध्यापक हमारा विशेष्य है। मुख्य है जो अध्यापक। श्वेतांबर, श्वेत जो है विशेषण है, अंबर जो है वो विशेष्य है। श्वेत है जो अंबर। परमानंद, परम इसका विशेषण है और आनंद इसका विशेष्य है, तो परम है जो आनंद। वीर पुरुष, वीर विशेषण, पुरुष विशेष्य, वीर है जो पुरुष। महाराजा, महा आपका है विशेषण और राजा है आपका विशेष्य, महान है जो राजा। प्रधानाचार्य में प्रधान है आपका विशेषण, आचार्य है आपका विशेष्य, प्रधान है जो आचार्य। उसके बाद अगला हमारा देखिए, ये हमने विशेषण और विशेष्य के वाले शब्द पढ़े आपके, समास शब्द, समासिक शब्द। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमेय और उपमान कर्मधारय। तो चरण कमल, चरण कमल में चरण क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण। उसके बाद चंद्रमुख, चंद्रमुख चंद्रमा के समान, मतलब कि जिस प्रसिद्ध चीज़ से आप तुलना करते हैं वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, ठीक है ना। अब चंद्रमुख में उपमेय है आपका मुख, और चंद्र जो है वो है उपमान। तो चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख। कमल नयन, नयन आपके हैं उपमेय और कमल है आपका उपमान, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या आपका उपमेय और धन आपका उपमान, धन के समान विद्या। कर कमल, कर आपका उपमेय और उपमान आपका कमल, कर रूपी कमल। तो ये है आपका उपमेय और उपमान वाला कर्मधारय। ऊपर हमने पढ़ा विशेषण और विशेष्य वाला कर्मधारय। अब है हमारा नेक्स्ट हमारा द्विगु समास। अब बेटा ये जो द्विगु समास है ये आपका बहुत ईजी है। इसमें आपका क्या है कि आपने सिर्फ एक पहचान रखनी है कि द्विगु समास में क्या है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। इसमें समस्त पद का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी कि उससे हमें किसी नंबर के बारे में पता चलता है। तो जिस भी समस्त पद का जो पूर्व पद है वो अगर आपका क्या है? संख्यावाची है, तो वहाँ पे आपका क्या है? द्विगु समास होता है। फॉर एग्जांपल ये सारे एग्जांपल देख लो। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिराहा, तिराहा, 3 राहों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नवरत्न में 9 रत्नों को समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो ये सारे आपने देखे। इनमें सभी में जो हमारा आपका पूर्व आपका पद जो था वो क्या था? संख्यावाची था।
तो बेटा अभी आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। अभी हम द्विगु समास तक ही करेंगे और कल हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, और साथ में ये हमारा द्वंद्व समास और एक आपका बहुव्रीहि समास, ये दोनों हम पढ़ेंगे साथ में। ये दो करके उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।